तो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इसकी स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक एल्केमिस्ट को दिखाया जाता है जो कि एक पिल को रिफाइन कर रहा होता है, और ये पिल कोई मामूली पिल नहीं होती। वो एल्केमिस्ट एक सुप्रीम लेवल की पिल बना रहा था जिसमें उसे काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसे अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस सुप्रीम पिल के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। मगर फिर वहीं पे अचानक से एक लड़की आ जाती है जो कि उस एल्केमिस्ट को बाई हुआंग कहकर पुकारती है और कहती है कि तुम इस पिल को रिफाइन नहीं कर सकते। जिस पर बाई हुआंग उससे कहता है कि रुओ किंग, क्या हुआ है तुम्हें, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर रुओ किंग उससे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे मारने के लिए आई हूँ। ये सुनकर बाई हुआंग थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मगर वो लड़की कहती है कि इस तरह की डिवाइन पिल को सिर्फ मैं ही रिफाइन कर सकती हूँ और मैं ही दुनिया की नंबर 1 एल्केमिस्ट हूँ, और अगर तुमने ये पिल रिफाइन कर दी तो मुझे डर है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे और ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये सुनकर बाई हुआंग उससे कहता है कि रुओ किंग, तुम जानती भी हो कि मैंने अपना सब कुछ बेचकर इस पिल को बनाने की कोशिश की है ताकि मैं ये तुम्हें दे सकूं। मैं ये पिल तुम्हें देकर तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। मगर वो लड़की कहती है अगर तुम्हारी सारी बकवास खत्म हो गई हो तो फिर मैं तुम्हें अब खत्म कर देती हूँ। उस लड़की की पावर देखकर बाई हुआंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास इस तरह की टाइची फायर पावर कहाँ से आई, ये तो फायर पावर के सेकंड रैंक में आती है। जिस पर रुओ किंग कहती है कि तुम जानकर क्या करोगे, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो। ये कहने के साथ वो बाई हुआंग पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिट ईगल से हमला करती है। तो बाई हुआंग उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है, मगर वो वहीं पे ही डटा रहता है। जैसे ही वो ईगल उसके बिल्कुल पास पहुंच जाती है तो वो फौरन से पीछे हटकर उसे डॉज करता है और उससे दूरी बनाने के लिए उसे काफी दूर ले जाता है। मगर वो ईगल हर जगह उसका पीछा करती है और वो बहुत ज्यादा तेजी से उसके करीब आ रही थी। ये देखकर बाई हुआंग कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, अगर कोई मुझे मार सकता है तो वो मैं खुद हूँ। ये कहने के बाद वो अपने उस फर्नेस की तरफ आगे जाता है जहाँ पे वो उस पिल को बना रहा था। वो सीधा तेजी से उस फर्नेस के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे वो पिल वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक सेक्ट में एक एल्डर खड़ा हुआ होता है और वो सब लोगों को बता रहा होता है कि मार्शल आर्ट की जर्नी में किसी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम लोगों को अगर कोई पावरफुल वॉरियर बनना है तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिव करना होगा और उसे एक्टिव करने के लिए तुम्हें जी जान लगाकर मेहनत करनी होगी, और फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद तुम अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिव कर पाओगे। जिसके बाद तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी शुरू होगी। और वहीं पे हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम बाइटियान होता है। वो दिल ही दिल में कह रहा होता है कि चाहे इस मर्तबा कुछ भी हो जाए मैं अपनी 5 एंटियंस को एक्टिव करके ही रहूंगा। और फिर मास्टर उन लोगों से कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एंशिएंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन एक्टिव कर देता हूँ जिसके जरिए तुम लोग अपनी मेरिडियंस को टेस्ट कर सकते हो। और मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि जिस भी वॉरियर की एंटियंस सबसे ज्यादा हाई रैंक की होंगी उसे मैं एक छोटा सा तोहफा दूंगा। वो सब लोगों को एक एनर्जी पिल दिखाता है जिसे वो वॉइड पिल के नाम से पुकारते हैं। और कुछ डिसाइपल उस पिल को देखकर कहते हैं कि इस तरह की पिल तो बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, यहाँ तक कि एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट के प्रोफेशनल ही इस तरह की पिल्स बना सकते हैं। और स्टारफायर एम्पायर में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की पिल्स को बना सकते हैं, यानी कि ये पिल बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये हमारी बॉडी को नॉरिश करना शुरू करती है जिसकी मदद से हम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर सकते हैं। ये सुनकर बाइटियान दिल ही दिल में कहता है कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये पिल हासिल करनी ही है। इतने में वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि बाइटियान से कहती है कि तुम इस पिल को हासिल करने के बारे में तो नहीं सोच रहे। ये सुनकर बाइटियान उससे कहता है कि रुवोयान, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगा कि तुम मुझसे बिला वजह पंगा मत लिया करो, वरना तुम अपनी बेवकूफी की वजह से सबके सामने बेइज्जती करवा बैठोगी। ये सुनकर रुवोयान के साथ मौजूद एक लड़का गुस्से में आता है और कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। हम सब लोग जानते हैं कि तुम कुछ दिन पहले हान फेंग से पिट कर आए हो, और वैसे भी मेरी मो फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सू फैमिली की जगह लेने वाली है। उसके बाद तुम्हारे पास मुंह छुपाने की भी जगह नहीं होगी, और उस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम जब रुवोयान की बेइज्जती करते हो तो उसे किस तरह फील होता है। ये बात सुनते ही बाइटियान को गुस्सा आता है, मगर वो अपने शोल्डर पर हाथ रखता है जिस पर वहाँ मौजूद खड़ी हुई कुछ लड़कियां जो कि बाइटियान की जूनियर होती हैं वो मोहान से कहती है कि
सीनियर ब्रदर बाइटियान की तुम लोगों के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो फिर तुम लोग बिला वजह में ही उसे लड़ने के लिए क्यों उकसा रहे हो? उसकी बेइज्जती करने से तुम लोगों को क्या मिलेगा? और वैसे भी हम सब लोग जानते हैं ब्रदर बाइटियान इस वक्त इंजर्ड है और इसी बात का तुम फायदा उठा रहे हो। और वो लोग बाइटियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जरा इसे देखो, ये कितना अच्छा है, तुम लोगों ने इसे क्या कुछ नहीं कहा, उसके बावजूद भी ये तुम्हें इग्नोर कर रहा है। और तुम सब लोग इससे इसलिए जलते हो क्योंकि ये तुम लोगों से ज्यादा टैलेंटेड है। वो सब की सब लड़कियां बाइटियान की तारीफें करना शुरू कर देती हैं, जिस पर रुबुयान काफी हैरान होती है और उसे कुछ याद आता है। हमें उसके फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक वक्त में वो भी बाइटियान की दीवानी हुआ करती थी और जब बाइटियान उसकी तरफ आ रहा था तो वो बाइटियान के लिए पहले से ही वहाँ पे खड़ी होकर उससे करने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही बाइटियान उसके पास पहुँचता है तो वो उसे आई लव यू कहने वाली होती है, तो बाइटियान उसे इग्नोर करके वहाँ से आगे निकल जाता है, जिस पर उस लड़की को बहुत ज्यादा अफसोस होता है और वो वहीं खड़ी रहती है। और वहीं पे कुछ लोग रुबुयान को ये सब करता हुआ देखते हैं तो वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और इस सब के बाद रुबुयान को बाइटियान से नफरत हो गई थी, जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या तुम हमेशा यूं ही लड़कियों के पीछे छुपा करोगे? ये सुनकर बाइटियान मोहन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि इसमें ऐसा क्या नजर आया कि तुम्हें इससे प्यार हो गया। क्या तुम्हें इसकी ये लंबी जबान पसंद आई है जिससे ये हर वक्त बकबक करती है, या फिर तुम्हें इसकी ये बेवकूफों वाली बातें पसंद आती हैं? यहाँ पे मामला जरा गर्म होने लगा था, इतने में मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग किस बात पे बहस कर रहे हो? तो बाइटियान मास्टर को जाकर कहता है कि हम लोग तो बस ये कह रहे थे कि देखते हैं कि इस मर्तबा सबसे पावरफुल मेरिडियन किसकी होती है। जिस पर मास्टर उससे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम कुछ दिन पहले इंजर्ड हो गए थे, तो मुझे लगता है कि शायद इस मर्तबा तुम्हें अपनी डेंटिया एक्टिव करने में शायद दिक्कत आएगी। मगर सुबाइटियान कहता है कि नहीं, मेरे जख्म अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं और मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सुनकर मास्टर कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे सारे घाव भर गए हैं। जिस पर बाइटियान कहता है कि मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें, मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव करना चाहता हूँ और आप देख लेना मैं सबसे हाई रैंक की मेरिडियंस को एक्टिव करूंगा। ये सुनकर मास्टर उसे कहता है कि अगर तुम इतना ही कॉन्फिडेंट हो तो फिर ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग वहीं पे एक पहाड़ के ऊपर दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक लड़की जिसने अपना मुंह कवर किया होता है वो दूसरी लड़की से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारा मंगेतर इतना ज्यादा पॉपुलर होगा। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इसके टैलेंट पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं यहाँ पे इससे मिलने के लिए इसलिए आई हूँ ताकि मैं उसके साथ एक डील कर सकूँ। और यहाँ पे बाइटियान अपनी मेरिडियंस एक्टिव करने के लिए जा रहा होता है, मगर मोहन उससे कहता है कि चाहे तुम्हारी डेंटियंस एक्टिव हो भी जाए तो भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी मो फैमिली बहुत ही जल्द तुम्हारी सु फैमिली की जगह लेने वाली है। उसके बाद तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। और फिर मास्टर बाइटियान से कहता है कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर अंदर तुमने अपनी मेरिडियंस को एक्टिव कर लिया तो फिर तुम पास हो जाओगे, अगर तुमने टाइम क्रॉस कर लिया तो फिर तुम फेल हो जाओगे। ये सुनकर बाइटियान वहाँ पे कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है और जैसे ही वो कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि उसके आसपास मौजूद क्रिस्टल्स अचानक से येलो हो जाते हैं और बाइटियान अपने माइंड में फोकस करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपनी डेंटियंस को एक्टिव कर सके। मगर हम देखते हैं कि उसे अपनी डेंटियंस को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है। वो सुप्रीम गॉड फेरी फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और हमें बाइटियान की वेंट्स को दिखाया जाता है। उसकी वेंट्स में दो अलग अलग तरह की पावर्स थी, जिसकी वजह से बाइटियान उस पे फोकस नहीं कर पा रहा था। ये देखकर मास्टर थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर दूसरी तरफ मोहन और रुबुयान ये देखकर काफी खुश होते हैं कि ये फेल होने वाला है। जिसके बाद बाइटियान कहता है कि मुझे ये दर्द कैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मेरिडियंस एक्टिव हो गई है। इतने में बाइटियान अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पे वो किसी के हंसने की आवाज सुनता है और फिर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पे एंसेस्टर बाई हुआंग और रुओ किंग होती हैं। उन लोगों को वहाँ पे देखकर वो कहता है कि लगता है कि शायद मैंने अपने एंसेस्टर की मेमोरी को अनलॉक कर दिया है, सच में गॉड भी मुझ पर मेहरबान है। और उसे वो सीन भी दिखाई देता है जिसमें रुओ किंग बाई हुआंग को मार रही होती है, जिस पर बाइटियान कहता है कि इस मर्तबा सब कुछ मैं अपने हाथों से खुद कंट्रोल करूंगा। और यहाँ पर
मोहन मास्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद बाइटियन अपनी मेरिडियन से एक्टिव नहीं कर पाया है, इसलिए हमें इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मास्टर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और किसी और को वहाँ पे आने के लिए कहता है, मगर अचानक से बाइटियन की बॉडी से एक जबरदस्त पावर एनर्जी निकलती है और उन क्रिस्टल्स के जरिए हमें दिखाया जाता है कि उसकी पांचों की पांचों मेरिडियंस एक्टिव हो चुकी हैं। ये देखकर रुवोयान और मोहन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, क्योंकि बाइटियन ने 5 हेवनली मेरिडियंस को एक्टिव कर लिया था, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा सुपर पावर मेरिडियंस थी। और मास्टर ने डिसाइड कर लिया था कि इससे ज्यादा पावरफुल तो कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि बाइटियन ने न सिर्फ अपने फायर वेंस को एक्टिव कर लिया था, बल्कि वो अब हेवनली लेवल में आ गया था। और रुवोयान को इस पे यकीन ही नहीं आ रहा था कि आखिर बाइटियन ये सब कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ बाइटियन के जूनियर्स बहुत खुश होती हैं और उसे चेयर कर रही होती हैं, मगर देखते ही देखते वो येलो क्रिस्टल्स अचानक से ब्लू क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं और बाइटियन की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखकर सब लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अचानक से इन क्रिस्टल का कलर भी चेंज हो गया है, आखिर ये हो क्या रहा है। मगर मास्टर को पता था कि ये सब क्या हो रहा है। वो कहता है कि ये तो एक जीनियस है, इसके अंदर डुअल मेरिडियंस हैं। ये ना सिर्फ फायर पावर का इस्तेमाल कर सकता है, बल्कि ये सेम टाइम पे आइस पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है। और उस पहाड़ पे खड़ी हुई वो मास्क गर्ल कहती है कि ये लड़का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम आपके जैसा ही है। और इस तरफ बाइटियन अपनी कल्टीवेशन को रोककर वापस से नीचे आ जाता है और मास्टर से कहता है कि मैं जरूर सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक होऊंगा। इतने में अचानक वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि एल्डर से कहता है कि बाइटियन ने आपके साथ चीटिंग की है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे हान फेंग को देखते हैं, जो कि जू की अकेडमी का डिसाइपल होता है। और कुछ दिन पहले बाइटियन को इसी ने ही कुत्ते की तरह मारा था। जिसके बाद हम बाइटियन को देखते हैं। हान फेंग को देखते ही उसे अपनी पिटाई याद आती है कि हान फेंग ने उसे कुछ दिन पहले कितने बुरे तरीके से मारा था। और उसने बाइटियन से कहा था कि तुम्हें सिर्फ मैंने मारा है और अगर तुम में हिम्मत हो तो मुझसे बदला लेने के लिए जरूर आना। और फ्लैशबैक से बाहर आते ही मास्टर उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बाइटियन ने चीटिंग की है। तो वो कहता है कि बाइटियन को कुछ दिन पहले मैंने एक कंपटीशन में हरा दिया था और उस वक्त उसकी मेरिडियन पूरी तरह से ब्लॉक थी। तो ये कैसे हो सकता है कि कुछ दिन में ये अपनी मेरिडियंस को पूरी तरह से अनलॉक कर दे। मुझे लगता है कि सू फैमिली ने किसी तरह के एलेक्सियर का इस्तेमाल किया है, जिससे वो लोग यहाँ पे एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ताकि सबको ऐसा लगे कि शायद बाइटियन ने अपनी मेरिडियंस को एक्टिव कर लिया है, वो भी हेवनली लेवल की। इतने में मोहन भी बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि मैं इस लड़के के साथ एग्री करता हूँ, बाइटियन ने जरूर कोई चीटिंग की है। मगर फिर इतने में बाइटियन कहता है कि अगर तुम लोगों की बकबक खत्म हो गई हो तो फिर मैं कुछ बोलूं। वो हान फेंग से कहता है कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने चीटिंग की है या फिर नहीं। हम लोग आपस में एक कंपटीशन कर लेते हैं, जिसमें साफ पता चल जाएगा कि मेरी ये पावर असली है या नकली है। मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चैलेंज करता हूँ, क्या कहते हो तुम। ये सुनकर हान फेंग कहता है, क्या तुम मुझे चैलेंज करोगे? क्या तुम भूल गए हो कुछ दिन पहले तुम मेरे हाथों किस तरह पिटे थे? और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिव करने के बाद मुझे बहुत ही आसानी से हरा लोगे? ये नामुमकिन है, पर फिर भी तुमने मुझे चैलेंज किया है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करूंगा। ये सुनकर मास्टर कहता है, तो इसका मतलब है तुम दोनों अब कंपटीशन करने वाले हो? तो बाइटियन कहता है कि हाँ। जिस पर मास्टर कहता है कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए एक बैटल ग्राउंड अरेंज करता हूँ। ये कहने के साथ मास्टर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपनी एनर्जी से वहाँ पे एक बैटल ग्राउंड तैयार करता है, जिसमें चारों तरफ से एनर्जी वॉल्स होती हैं। और मास्टर उनसे कहता है कि तुम्हारे कंपटीशन का रूल यही है कि तुम लोगों में से जो भी इस एनर्जी वॉल से बाहर आ गया तो वो हार जाएगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि हान फेंग उछलकर उस क्यूब के अंदर आ जाता है और दूसरी तरफ बाइटियन भी उछलकर उस बैटल ग्राउंड पे आ जाता है। और दोनों के बीच में जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो हम देखते हैं कि हान फेंग अपनी वुड पावर का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ बाइटियन की बॉडी के अंदर से अचानक से एक मक्खी बाहर निकल आती है। तेजी से हान फेंग के पास जा पहुंचती है और सीधा जाके उसकी आंख पे डंक मार देती है, जिसकी वजह से उसे तकलीफ होने लगती है और वो अपने दोनों हाथों से अपनी आंख को मसलने लगता है। और इतने में बाइटियन को मौका मिल जाता है और वो बहुत ही तेजी से हान फेंग की तरफ आता है और उस पर एक के बाद एक फायर एनर्जी अटैक करना शुरू कर देता है। ये सब देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और बाइटियन अपनी फुल स्पीड के साथ उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर हान फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही अटैक करने की तैयारी करता है तो वो मधुमक्खी उसे दोबारा आकर काट देती है। ये देखकर बाइटियन को फिर से मौका मिल जाता है और वो मधुमक्खी उसे एक बार फिर काटती है, जिसकी वजह से बाइटियन बहुत ही तेजी के साथ आकर उसे एक बहुत जोरदार पंच दे मारता है। ये सब कुछ देखकर मोहन कहता है कि क्या वाकई में इसने 5 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लिया है, वो भी फायर एंड आइस पावर के साथ।
और दूसरी तरफ बाइटियान की जूनियर्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उसे चीयर करने लगती हैं, जिस पर रुवैयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बाइटियान हान फेंग से कहता है कि तुम अब हार चुके हो, मगर वो कहता है कि मैंने अभी हार नहीं मानी। ये कहने के बाद वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर बाइटियान एक बहुत ही जोरदार फायर किक के साथ उसे उठाकर दूर फेंक देता है और उसके पास पहुंचकर उससे कहता है कि हान फेंग मेरी एक बात बहुत ही अच्छे से याद रखना। ये कहकर वो अपना पैर उसके चेहरे के ऊपर रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें आज मैंने पीटा है और अगर तुम्हें कभी बदला लेना भी हो तो सीधा मेरे पास आना, मैं तुम्हें हमेशा वेलकम करूंगा। हान फेंग को ये बातें सुनी सुनी सी लगती है। उसे याद आता है कि जब उसने बाइटियान की पिटाई की थी तो उसने बाइटियान को सेम यही लाइंस बोली थी। ये याद आने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि सब लोग पिटाई होते हुए देख रहे हैं, जिस पर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, मगर बाइटियान उससे उठने नहीं देता और फिर एक लात मारकर उसे उस एनर्जी वॉल से बाहर फेंक देता है। और रुवैयान मोहन की तरफ देखकर कहता है कि और कोई है जिसे मेरी मेरिडियंस के एक्टिव होने पर शक हो तो फिर मैं उसके साथ भी मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मोहन और रुवैयान दोनों ही शर्मिंदा होते हैं और अपना मुंह छुपाकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम पहाड़ पे खड़ी हुई उन दो लड़कियों को देखते हैं। उनमें से एक कहती है कि यहाँ पे काफी शोर है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग बाइटियान को देखते हैं। वो मास्टर के पास आता है तो मास्टर कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब से तुम हमारी सुजाकू अकेडमी के डिसाइपल बन गए हो। ये कहने के बाद वो उसे वो वॉइड पिल भी देता है। उस पिल को लेते हुए बाइटियान दिल ही दिल में कहने लगता है कि इस तरह की पिल से तो मैं एंसेस्टर के जैसा नहीं बन पाऊंगा, मगर फिर वो दिल ही दिल में कहता है कि कुछ न मिलने से तो कुछ मिल जाना ही बेहतर है। ये कहकर वो उस पिल को ले लेता है। इसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाइटियान जंगल में अकेला कहीं जा रहा होता है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि मास्टर आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर बाइटियान वहीं रुक जाता है और अपने दाएं बाएं देखता है, उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिस पर वो कहता है कि कौन है यहाँ और कौन मुझसे बात कर रहा है। ये कहने की ही देर थी कि बाइटियान की बॉडी से अचानक से कोई चीज बाहर निकल आती है जो कि एक छोटे से बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो छोटा सा बीस्ट एक छोटी सी कैट की तरह दिखता है। बाइटियान को देखकर कहता है कि आप घबराए मत, ये मैं हूँ। तो बाइटियान कहता है कि क्या, कौन हो तुम? ये बात उस छोटे बीस्ट को काफी बुरी लगती है और वो कहता है कि मास्टर आपने मुझे पहचाना नहीं, ये मैं हूँ एल्कियो, मैं वही एल्फ गॉड रिफाइनिंग पिल हूँ जिसे आपने खुद रिफाइन किया था। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि अच्छा तो ये वही सुप्रीम पिल है जिसे एंसेस्टर ने रिफाइन किया है। तो एल्कियो से कहता है कि तुम तो मास्टर के डिसेंडेंट हो, इसका मतलब ये है कि आज से तुम ही मेरे नए मास्टर हो। मगर बाइटियन उससे कहता है कि वो एविल गॉड रिफाइन पिल किसी और फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जिस पर एल्कियो उससे कहता है कि शायद आप नहीं जानते, मेरा मास्टर मेडिसिन कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट था, उसी ने ही मुझे ऐसा बनाया है। मगर बाइटियन कहता है कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी तरह के पिल को किसी चीज में ट्रांसफॉर्म होते हुए नहीं देखा। पर एको उसे बताता है कि जो भी ट्रू गॉड पिल होगी उसके अंदर किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी होगी और मेरे पास तो ट्रांसफॉर्म होने के अलावा मैजिक स्किल्स भी हैं। मैं दुनिया की किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। मगर बदकिस्मती से मैं बहुत ही लंबे टाइम के बाद नींद से जागा हूँ और मेरी सारी पावर अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि इसका मतलब ये है कि एंसेस्टर ने एक ट्रू गॉड पिल बना ली थी, वो उसमें सक्सेसफुल हुए थे। जिस पर एल्कियो कहता है कि हाँ, मैं इतने लंबे टाइम से अपने मास्टर के दिल के अंदर सो रहा था, मगर जैसे ही तुमने अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिव किया तो उसके साथ साथ मैं भी होश में आ गया। ये सुनकर बाइटियन उससे कहता है कि अच्छा तो हान फेंग को वो जो ग्रीन बग काट रहा था वो तुम थे। जिस पर एल्कियो कहता है कि हाँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए मैंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया था। जिसके बाद बाइटियन उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर और कौन कौन सी एबिलिटीज हैं? तो एल्कियो बताता है कि मैं स्पिरिट को कंट्रोल करने के अलावा किसी भी चीज की स्ट्रेंथ को डबल कर सकता हूँ। ये सुनकर बाइटियन खुश होता है और कहता है कि स्पिरिट कंट्रोल करने से तो ये वाली टेक्निक बहुत ही ज्यादा एडवांस है, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये टेक्निक मेरे बहुत काम आने वाली है। मगर फिर एल्कियो उससे कहता है कि मैं काफी लंबे टाइम के बाद होश में आया हूँ और मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, तो मैं सिर्फ श्वान लेवल की पिल्स को ही अपग्रेड कर सकता हूँ। मगर तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, जैसे ही मैं ग्रो करूंगा वैसे ही मैं हाई लेवल की पिल्स को भी अपग्रेड कर पाऊंगा। ये सुनकर बाइटियन कहता है अच्छा तो फिर तुम ग्रो किस तरह करोगे? तो एल्कियो बताता है कि
मैं एक डिवाइन पिल से ट्रांसफॉर्म हुआ हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम मुझे पिल्स या फिर स्नैक्स खिलाओगे तो फिर मैं उससे जल्दी ग्रो कर पाऊंगा। और इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज है जो मैं खा सकूं? ये सुनकर बाइटियन उस वॉइड पिल को बाहर निकालता है। उस पिल को देखकर एल्कियो कहता है कि ये तो बहुत ही लो लेवल की पिल है, पहले मुझे जरा इसकी स्ट्रेंथ को डबल करने दीजिए। ये कहने के साथ वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उस एलिक्सियर की पावर को बढ़ा देता है और बाइटियन अपनी आंखों से देखता है कि उस पिल की पावर अब पहले के मुकाबले में ज्यादा बढ़ गई है। और एल्कियो जैसे ही उस पिल को खाता है तो वो कहता है कि हाँ, इसका टेस्ट अब कुछ अच्छा था। और फिर वो बाइटियन से कहता है कि लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है। ये कहने के साथ एल्कियो वापस से बाइटियन की बॉडी के अंदर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि बाइटियन को एक पहाड़ के ऊपर से खड़े होकर देख रही थी। उनमें से एक लड़की का नाम रेनशी था जो कि बाइटियन की मंगेतर थी। वो बाइटियन से आकर कहती है कि तुम्हें काफी टाइम के बाद देख रही हूँ। तो बाइटियन कहता है कि रेनशी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पे मुझसे सिर्फ मिलने के लिए आई हो? तो रेनशी कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो बाइटियन कहता है तुम इसलिए तो नहीं आई कि तुम मेरे साथ सारे ही रिलेशंस खत्म करना चाहती हो? ये सुनकर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती और उसे गौर से देखती है और कहती है कि ये पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो उस वक्त ये मुझे देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ था और काफी ज्यादा शर्मा रहा था, और इस मर्तबा इसे देखो ये बिल्कुल रिलैक्स है। जिसके बाद वो बाइटियन से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पे तुमसे अपना रिलेशन तोड़ने के लिए आई हूँ? जिस पर बाइटियन उससे कहता है कि अगर तुम ये रिलेशन तोड़ना चाहती हो तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। पर वो लड़की कहती है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि डील? किस तरह की डील? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे कोई शील्ड की तरह यूज करना चाहती हो? ये सुनकर वो कहती है मैं असल में प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें मेरी हेल्प करो, और मुझे लगता है कि शायद तुम भी मेरी मदद करना चाहते हो। जिस पर बाइटियन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा? ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आता है, मगर फिर बाइटियन उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे 10 लो ग्रेड के एलेक्सियर्स और कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज दोगी तो उसके लिए मैं मान जाऊंगा। ये सुनकर रेनशी कहती है कि क्या वाकई में? तो बाइटियन कहता है कि हाँ, तुम अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करो और मैं अपनी एफर्ट इस्तेमाल करूंगा। जिसके बाद वो दिल ही दिल में कहता है कि मुझे एल्कियो के साथ अपनी कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े तो मुझे करना ही है। और दूसरी तरफ रेनशी उससे कहती है कि अभी तो मेरे पास लो ग्रेड के स्पिरिचुअल पिल हैं और उसके अलावा मेरे पास 30,000 गोल्डन कॉइन्स हैं, ये तुम एडवांस में रख लो, बाकी तुम्हें मैं बाद में दूंगी। तो बाइटियन उससे वो पैसे और वो पिल्स ले लेता है और कहता है कि अभी तो मुझे काफी देर हो गई है और हम लोग ट्रेनिंग बहुत ही जल्दी शुरू करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ। वो जैसे ही जाने लगता है तो रेनशी उससे कहती है कि जरा 1 मिनट रुक जाओ। वो उसे एक पिल देती है और कहती है कि इसकी मदद से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये सुनकर बाइटियन उससे वो पिल ले लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बाइटियन अपने घर वापस आता है और कहता है कि सिस्टर, फादर, आप कहाँ हैं? मैं घर आ गया हूँ। वो घर आता है और देखता है कि सामने चाय पड़ी है, तो वो उसे उठाकर फौरन से पीने लगता है। जिसके बाद हमें उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है। वो उसके पास आकर उससे कहती है कि आज तो तुम्हारा टेस्ट था, तुम्हारा टेस्ट कैसा रहा? तो बाइटियन कहता है तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मैंने अपनी 5 मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लिया है और मैं अब अकेडमी का डिसाइपल बन चुका हूँ। सुनकर उसका फादर भी बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या वाकई में? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जिसके बाद बाइटियन उसे अपनी पावर दिखाता है। उसके एक हाथ में आइस होती है और दूसरे में फायर होती है, जिस पर उसका फादर काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो डुअल कल्टीवेशन लेवल है। सच में गॉड भी हम पर मेहरबान हुआ है, अब हमारी फैमिली दोबारा से रिवाइव करेगी। वो बाइटियन से कहता है कि चलो हम लोग बैठकर बात करते हैं। वो लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं और चाय पीते हुए बाइटियन अपने फादर से कहता है कि आपने मुझसे वादा किया था कि जब मैं अपनी मेरिडियंस को एक्टिव कर लूंगा आप मुझे मेरी मदर के बारे में बताएंगे। ये सुनते ही उसकी सिस्टर काफी उदास हो जाती है और उसका फादर कहता है क्या वाकई में तुम जानना चाहते हो? तो बाइटियन कहता है कि हाँ। ये सुनकर उसका फादर कहता है कि ठीक है, वैसे भी अब तुम काफी बड़े हो चुके हो तो अब तुम्हारा हक बनता है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। तुम्हारी मदर का नाम याओ यूली था। वो ईस्टर्न फायर मेडिसन वैली के मास्टर की यंगेस्ट डॉटर थी और जब तुम 3 साल के थे उस वक्त ईस्टर्न वैली के लोगों ने हम पर हमला किया था और वो लोग तुम्हारी मदर को जबरदस्ती यहाँ से ले गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारी सिस्टर की बॉडी से उसके ग्रैंडफादर की ग्रीन फ्लेम्स को भी निकाल लिया था और तुम बहुत ही ज्यादा छोटे थे, इसलिए
तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सारी बातें सुनकर बाइटियन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि उस मेडिसन वैली की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो उसका फादर कहता है कि तुम्हारी सिस्टर भी बहुत ही पावरफुल हुआ करती थी, मगर वो भी उनके सामने कुछ नहीं कर पाई। ये सुनकर उसकी सिस्टर भी काफी उदास हो जाती है, मगर बाइटियन जोश में आ जाता है और कहता है कि आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आप लोगों का बदला जरूर लूंगा। मगर उसका फादर कहता है फिलहाल जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है, तुम फिलहाल अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करो और खुद को इस लायक बनाओ कि तुम कल को उनके आगे खड़े हो सको। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइटियन अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि एंशिएंट मेडिसन वैली को 5 कल्टीवेशन वॉरियर्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर होते हैं, जिनमें वू लिंग, वू जोंग, किंग वू, एम्परर वू और गॉड ऑफ वार शामिल है। और जब भी कोई शख्स अपनी मेरिडियंस को एक्टिवेट करता है तो वो अपने 9 पाथ मेरिडियन रियलम को अचीव करता है और उसके बाद वो 6 स्टार माइनर रियलम की तरफ आगे बढ़ता है। और मुझे एक सुप्रीम वॉरियर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हर एक लेवल को कल्टीवेट करना होगा, जिसके बाद वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए 3 लो ग्रेड के क्रिस्टल्स को बाहर निकालता है और एलक्यू को भी बाहर आने के लिए कहता है, जिस पर एलक्यू कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कोई चीज है? तो बाइटियन कहता है कि हाँ, मेरे पास ये 3 क्रिस्टल्स हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी पावर्स को बढ़ा दो, उसके बाद मैं एक क्रिस्टल तुम्हें दूंगा। ये सुनकर एलक्यू बहुत खुश होता है और वो उनकी पावर्स को अपग्रेड करना शुरू कर देता है, मगर अचानक से वो थक हार कर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। अब वो उन्हें अपग्रेड नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद बाइटियन कहता है कि तुम ये एक क्रिस्टल खा लो और जाकर आराम करो। तो एलक्यू कहता है कि मैं आराम करने जा रहा हूँ, अगर आपको मुझसे कोई भी काम हो तो आप मुझे आवाज दे देना। और दूसरी तरफ बाइटियन के पास अब 2 ही क्रिस्टल बचे हुए थे, जिस पर वो कहता है कि उम्मीद है कि ये 2 क्रिस्टल मेरी कल्टीवेशन लेवल को शुआन हुआंग लेवल तक लेकर जाएंगे। ये कहने के साथ ही वो जैसे ही कल्टीवेशन स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि वो बहुत सारी नेचुरल एनर्जी को अपनी तरफ खींचने लगता है और जैसे ही वो एनर्जी उसके पास पहुंचती है तो वो सारी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कहता है कि जैसे ही ये पावर मेरे बॉडी के अंदर जा रही है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी वेन्स के अंदर एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक थ्रू करने के लिए हर वक्त अपनी 2 वेन्स को एक्टिवेट करना ही होगा। और वो फील करता है कि जैसे जैसे उसकी कल्टीवेशन अपग्रेड हो रही है, उसके अंदर कॉम्बैट स्किल्स भी इम्प्रूव होती जा रही हैं। और पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद जब सुबह होती है तो वो कहता है कि लगता है कि मेरी अब क्रिस्टल पावर खत्म हो चुकी है, मैं इन्हें बस इतना ही यूज कर सकता था। मगर ये बिल्कुल भी बेकार में नहीं गई, इनकी मदद से मैंने अपनी 10 स्पिरिचुअल वेन्स को एक्टिवेट कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद शुआन हुआंग लेवल के फर्स्ट लेवल को मैंने अचीव कर लिया है। मेरी बॉडी के हर एक मसल के अंदर फायर एंड आइस पावर भर गई है। इतने में अचानक उसे कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर वो उठकर बाहर चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बाहर एक आदमी बाइटियन के फादर पर चिल्ला रहा होता है और वो कहता है कि मेरे बेटे की शादी सू फैमिली की लड़की के साथ नहीं होगी, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बेटी की शादी अपनी किसी सू फैमिली के लड़के के साथ करा दो और ऊपर से तुम्हारी सू फैमिली ने मुझसे 5 लाख गोल्ड कॉइन लिए हैं, वो भी तुम लोगों को वापस करने होंगे। और एक बात याद रखना, हमारी क्यान फैमिली की वजह से ही तुम्हारी सू फैमिली की पोजीशन अभी तक बरकरार है। जिसके बाद बाइटियन का फादर कहता है मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर दूंगा और जहाँ तक बात मेरी फैमिली की है तो आप उसकी फिक्र ना करें। ये सुनकर वो बंदा उससे कहता है कि एक बात मत भूलो, अगर तुम्हारी फैमिली पोजीशन तुमसे छीन ली गई तो फिर तुम्हारे लिए इस टाउन में कहीं भी जगह नहीं होगी। जिस पर बाइटियन का फादर कहता है मैं किसी से भी नहीं डरता, मेरे सामने जो भी चैलेंजेस आएंगे मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा। और एक बात याद रखना, मेरी सू फैमिली कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसे कोई भी आकर छीन लेगा। ये बात सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि सू लियो, तुम इतने ज्यादा आंकड़ो मत, मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस चाहिए। इतने में बाइटियन भी उन लोगों की बातें खड़ा होकर सुनने लगता है और वो बंदा बाइटियन की सिस्टर और उसके फादर को कहता है अगर तुम लोग मेरे आगे गिड़गिड़ा कर माफी मांगोगे तब भी इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम हमारे घर में आके हमें ही धमकियाँ दे रहे हो, तुम्हारी क्यान फैमिली की आखिर औकात ही क्या है, मेरे इस टाउन से फौरन से दफा हो जाओ और आइंदा कभी यहाँ पे नजर मत आना। ये सुनते ही वहाँ मौजूद वो मोटा बाइटियन से कहता है तुम इस तरह बात कैसे कर रहे हो, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहने के साथ ही वो मोटा जैसे ही बाइटियन पे हमला करने के लिए आता है तो बाइटियन बहुत ही स्पीड के साथ
उसे एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे पीछे धकेल देता है। मगर खेल यहीं खत्म नहीं होता। बाइटियन एक बहुत ही जबरदस्त सुपर फायर किक के साथ उसे उठाकर बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ये देखकर वो बंदा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर को मारने की। वो बाइटियन पे जैसे ही फायर अटैक करता है तो बाइटियन का फादर बीच में आ जाता है और उसके अटैक को रोककर उस पलटवार करके उसे ही इंजर्ड कर देता है और फिर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हमला करने की। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम हमसे दुश्मनी मोड़ लेना चाहते हो तो फिर इसके लिए तैयार रहना और बाद में मत कहना कि मैंने तुम पे जरा भी तरस नहीं दिखाया। ये कहकर वो उस मोटे को उठा के वहाँ से चला जाता है और फिर बाइटियन का फादर उससे कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। जिस पर बाइटियन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। वो लोग आपके साथ इस तरह बात कर रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी मुंह उठा के आए और हमारी फैमिली पर कोई बातें करे। इस तरह की बातें करने वालों का तो उसी वक्त मुंह तोड़ देना चाहिए। ये सुनकर उसका फादर कहता है, मामला इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कियान फैमिली हम लोगों को इतनी आंखें दिखा रही है तो इसका मतलब है इनके पीछे कोई और है जो कि इन्हें उकसा रहा है और ऊपर से हम लोगों को 5 लाख कॉइन भी तो कियान फैमिली को वापस करने हैं। ये सुनकर बाइटियन कहता है कि फादर आखिर हम लोगों को इतने सारे पैसे उन्हें वापस क्यों करने हैं, आखिर उन्होंने हमें कब दिए थे ये पैसे। तो उसकी सिस्टर उसे बताती है, असल में उन लोगों ने फादर को धोखा दिया है। उन लोगों ने हमारी सू फैमिली को कुछ मेडिसिनल मटेरियल बेचा था जिसकी कीमत 5 लाख कॉइन थी, मगर बाद में पता चला कि वो सारा मटेरियल तो फेक था और ऊपर से ये लोग अब हमसे कह रहे हैं कि हम लोग इन्हें इनकी पेमेंट भी दें वरना ये लोग हमारी सू फैमिली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब तुम ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे और फादर नहीं चाहते थे कि तुम्हें इसके बारे में पता चले क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। ये सुनकर बाइटियन कहता है, अच्छा तो ये सब कुछ हान फैमिली का किया धरा है। वो फादर से कहता है, आप टेंशन ना लें, हमें किसी को कुछ भी वापस नहीं करना क्योंकि हान फैमिली और कियान फैमिली दोनों ही इक्वली पावरफुल हैं। आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं बहुत ही जल्द ये सब कुछ रिजॉल्व कर दूंगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि बाइटियन एक झरने के पास आता है और वो कहता है कि मुझे 9 हेवन स्वॉर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए इस झरने के नीचे खड़े होकर प्रैक्टिस करनी होगी। ये कहने के बाद वो अपने कपड़े उतारता है और कहता है कि एंसेस्टर की मेमोरी के मुताबिक मुझे ऐसे वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना है जिसकी हाइट 100 फीट के जितनी हो, जिससे मुझे फिजिकली पोटेंशियल को एक्टिवेट करने का मौका मिलेगा और एक मर्तबा मैं इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लूं तो उसके बाद 9 हेवन स्वॉर्ड को मैं आसानी से प्रैक्टिस कर पाऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ देर उस वाटरफॉल के नीचे खड़ा होता है मगर उस वाटर प्रेशर की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और वहीं पे ही गिर जाता है और उस पानी से बाहर आकर कहता है कि मेरी ये फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा वीक है, मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं पहले शुआन हुआन लेवल को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद इस लेवल को ट्राई करूंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।